नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 27 फरवरी 2025 से जो रीट का पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम समझते हैं सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। ऑप्शन दिया, ए सुनना और बोलना, बी है बोलना और लिखना, सी है लिखना और पढ़ना, डी है पढ़ना और बोलना। आपके भाषा कौशल से जितने भी सेट के पेपर हुए 2011 से लेकर 22 तक में, सारे पेपर में हिंदी के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर भाग 1 और भाग 2 में भाषा कौशल से हमेशा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। तो इसलिए आप भाषा कौशल की मेरे चैनल पे वीडियो पढ़िए, उसे जाकर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और सबको शेयर करें, ताकि भाषा कौशल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो समझते हैं कि भाषा कौशलों से अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए दिया सुनना और बोलना, बी है बोलना और लिखना, सी है लिखना और पढ़ना, डी है पढ़ना और बोलना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। अभिव्यक्त किसे कहते हैं, तो जिसको हम अपने बात को या अपने विचार को किसी के सामने प्रकट करें, तो हम किस तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो हम करते हैं बोलकर और लिखकर। जब किसी के सामने भी अपने आप को प्रकट करना हो, अपनी बात को किसी के सामने रखना हो, तो आदमी उस समय सिर्फ अपनी बोलकर या लिखकर अपने आप को, अपने विचार को प्रकट कर सकता है। लेकिन ग्रहण किसे करेगा, तो सुनकर और पढ़कर चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। किसी किस टॉपिक का है, कोई बुक में टॉपिक हमें जो समझ में नहीं आता, लेकिन उसके भी बारे में हमें प्रकट करना है कोई भी विचार, तो उसे हम पढ़कर और या टीचर के अकॉर्डिंग सुनकर उस चीज़ को हम ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से अभिव्यक्त कौशल क्या है, जहाँ अपने विचार को प्रकट कर सके किसी सामने, किसी सोसाइटी में या किसी समाज में हम किसी के सामने अपने विचार को रखना, अपनी बात को रखना, वो क्या होता है, हमारा अभिव्यक्त कौशल होता है, जिससे हम सिर्फ बोलकर और लिखकर अपनी बात को आगे रख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि अभिव्यक्त कौशल कौन कौन सा है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो हम अब बोलकर और लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं, मतलब बोलना और लिखना इसका राइट हो जाएगा आंसर। सुनकर अर्थ ग्रहण करना और बोलकर विचार प्रकट करना, ये हमारा विचार क्या हो गया, हमारा जहाँ हम अपने आप को व्यक्त करें वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बोलकर और लिखकर। और जहाँ अपने हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चीज़ों को हम सीखने की प्रयत्न करते हैं, तो वो क्या होता है, उससे क्या कहेंगे हम, तो ग्रहणात्मक कहेंगे या ग्रहण कौशल कहेंगे। तो ग्रहण कौशल कैसे करते हैं, सुनकर और पढ़कर। अभिव्यक्त कैसे करते हैं, बोलकर और लिखकर। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा वाक्य से भी क्वेश्चन आपके हर पेपर में आए हैं। मैं हर पेपर में आपको वाक्य किसे कहते हैं, कितने वाक्य के कितने रूप हो सकते हैं, उन रूपों के भेद कितने कितने होते हैं, मैं हर पेपर में हर सेट में समझाई हूँ। आपके जितने भी 2011 से लेके 22 तक के पेपर हुए, सारे पेपर में भाषा कौशल, वाक्य, समास, संधि, लिंग, वचन से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। तो आप मेरे चैनल पे वीडियो सारे हिंदी के, ये सारे टॉपिक के चैनल पड़ी हुई हैं, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न टॉप 40, टॉप 50 क्वेश्चन भी डाल रखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। तो हम समझते हैं कि वाक्य कितने अंग माने गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए है 4, 2, बी है 2, बी है 1, सी है 2, डी है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद से तो वाक्य किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसे मनुष्य अपने भाव विचारों को सरलता से आदान प्रदान कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब अपने विचार, अपने भाव को किसी के सामने आदान या प्रदान, मतलब विचार को प्रकट कर सके, बोल सके, वो क्या होता है, हमारा वाक्य होता है। समानता एक वाक्य में मुख्य रूप से इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया शामिल होते हैं। एक इसमें कर्ता होता है, एक जो कर्म करता है, दूसरा जो क्रिया करता है। तो वाक्य में कितने क्या क्या शामिल होता है, तो फर्स्ट होगा कर्ता, सेकंड होगा कर्म, थर्ड होगा क्रिया, जो मुख्य रूप से वाक्य में शामिल होते हैं। क्वेश्चन पूछा कि वाक्य कितने अंग माने गए हैं, तो मुख्य रूप से 2 भागों में से बांटा गया है या 2 अंगों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एक रचना के आधार पर है, दूसरा अर्थ के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा, एक रचना के आधार पे, वाक्य 3 प्रकार के, वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पे,
वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखते हैं रचना के आधार पर कितने हो गए आपके 3 भेद हो गए, अर्थ के आधार पर कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद से हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने। अभी हमने यहाँ समझाया कि रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आया कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो कौन कौन से हैं इसके बाद हम समझते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन सा, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। तो हमारे होते हैं रचना के आधार पर होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। तो हमारा सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्रित हो गया। इनमें जो नहीं होगा, इनमें 3 में से जो भी होगा वो आपका क्या होगा, रचना के आधार पर होगा। विधानार्थक वाक्य किसका है, ये आपके अर्थ के आधार पर होगा। कृतवाच्य ये वाच्य का है, संयुक्त वाक्य और भाववाच्य। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है या एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, बी या उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, सी कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, डी भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। इसका राइट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन माना गया है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक किसे माना गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जनक किसे माना गया है, तो फ्रॉबेल को माना गया है। फ्रॉबेल को किंडरगार्टन विधि के जनक कहते हैं। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। ऑप्शन दिया ए सामाजिक पर्यावरण से, बी है केवल किताबी ज्ञान से, सी प्रकृति सूचक लेखा चित्र से, डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी है, तो ये किसने दिया है, तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की देन है। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है, तो महात्मा गांधी जी की देन है। क्या, बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ए सामाजिक पर्यावरण से, बी है केवल किताबी ज्ञान से, सी है प्रगति सूचक लेखा चित्र से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए सामाजिक पर्यावरण से। इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसको किस किस नामों से जानते हैं हम, जैसे बेसिक शिक्षा प्रणाली की देन किसकी है, गांधी जी की देन है। तो इसे किस किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम एक तो जानते हैं वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हो जाएगा हमारा क्या, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं इसको। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आता है क्वेश्चन कि बुनियादी शिक्षा किसकी देन है, तो महात्मा गांधी जी की देन है। या वर्धा योजना किसकी देन है, महात्मा गांधी जी की। नई तालीम किसकी है, ये है। तो आपका ये इस तरह से हो जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे 4 बन सकता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है, महात्मा गांधी जी की। इसका इसे किस किस नामों से जानते हैं, तो इसके आपके उपनाम इसके नाम से जानते हैं। तो इसे हम वर्धा योजना के नाम से जानते हैं, नई तालीम के नाम से जानते हैं और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। ऑप्शन दिया ए, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्व का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, बी है इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, सी इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, डी है यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी है।
इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं पूछा है। ऑप्शन है ए अध्ययन कार्य का आवंटन, बी है अध्ययन हेतु निर्देश, सी विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, डी है कलात्मक परियोजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी कलात्मक परियोजना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर के, बी है माध्यमिक स्तर के, सी उच्च प्राथमिक स्तर के, डी है उच्च माध्यमिक स्तर के। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए प्राथमिक स्तर के, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए है श्रवण, बी है वाचन, सी है लेखन, डी है वादन। तो अनुलेख किससे संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा लेखन संबंधी आपका ये कौशल संबंधित है अनुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगवा फोन या रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार के अधिगम सामग्री है। ऑप्शन ए है प्रक्षेपक सामग्री, बी है दृश्य सामग्री, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, डी है श्रव्य सामग्री। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर। तो श्रव्य सामग्री इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया ए परामर्श कक्ष, बी है नियंत्रण कक्ष, सी है श्रवण कक्ष, डी है विश्राम कक्ष। तो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं पूछा है, तो विश्राम कक्ष क्या है हमारा ये हमारे अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का गुण है। ऑप्शन ए स्पष्ट अस्पष्ट उच्चारण, बी है उचित ध्वनि निर्गम, सी है क्षिप्रता, डी है स्वाभाविकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उचित ध्वनि निर्गम इसका राइट हो जाएगा आंसर। एक तो हम समझते हैं जो स्वस्वर वचन का गुण पूछा है, तो वचन कितने प्रकार की होती है। वाचन इस पूछा है कि स्वस्वर वाचन का गुण क्या है। तो हमने बताया कि उचित ध्वनि निर्गम हमारा क्या है, स्वस्वर वाचन का एक गुण है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं। वाचन के प्रकार कितने होते हैं। वाचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा सस्वर वचन, जिससे क्वेश्चन आ चुका है, सस्वर वाचन। सेकेंड होता है हमारा मौन वाचन। क्वेश्चन सस्वर वाचन से आ गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि वाचन कितने प्रकार की होती है, तो हम बताएंगे 2। कौन कौन से होते हैं आपके। तो आपके होते हैं सस्वर वाचन और सेकेंड होता है हमारा मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन दिया ए है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बी है मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, सी है मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए, डी है मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्मा व्यक्तित्व के अवसर कम मिलने चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन दिया ए माइकलेसिस, बी है सीसी रॉस, डी सी है ब्लूम, डी है राइस्टोन।
तो माइक्लेसिस इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन दिया ए सूक्ष्म शिक्षण, बी है अभ्यास शिक्षण, सी है ब्लॉक शिक्षण, डी है उत्तरात्मक शिक्षण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तरात्मक शिक्षण इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। ऑप्शन ए में दिया इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, बी है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, सी इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, डी है यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी और शिक्षक के अनुपात कम हो, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसने पूछा है कि दोष है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया ए 2, बी है 3, सी है 1, डी है 4। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी 4 होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद से हमारा आता है गद्यांश का, जो आपके पेपर में हर बार हर चीज़ में हर सेट में क्वेश्चन आता है। पेपर 1 में लेवल 1 के पेपर भाग 1 में आता है आपके 2 गद्यांश, और पेपर 2 भाग 2 में आता है 1 गद्यांश से और 1 पद्यांश से। तो गद्यांश का हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आंसर देंगे। पैराग्राफ है कि मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं कर रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कभी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके उनके शांतिमय जीवन की अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक उद्देश्य हमेशा रखें, जिसे उसे पूरा करने के लिए पूरी अच्छे सच्चे मन से आप उसे में लग जाएं। जिसके अंदर उद्देश्य, जिसके मन के अंदर या उसके अंदर उद्देश्य की भावना नहीं होगी, तो ये बात कही गई है कि उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह होता है। इसलिए अपने जीवन में एक उद्देश्य जरूर बना के चले कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसे प्राप्त कैसे करना है। इसीलिए आप अपने जीवन को सदैव एक उद्देश्यपूर्ण बनाएं। अब समझते हैं क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। क्वेश्चन दिया कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिया ए सद प्लस एवं, बी सद प्लस एव, सी सदा प्लस एव, डी सदा प्लस एव। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सदा प्लस एव। इसका राइट होगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगर पूछा ये कि सदैव कौन सी संधि है तो हम क्या बताएंगे, तो सदैव हमारा होता है आपका, ये हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा हमारा। सदैव कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। किस तरह से है समझते हैं। दो मात्रा, जिस किसी भी शब्द में दो मात्रा का प्रयोग दिख गया, ए चाहे औ, मतलब आपको ये भी दिख जाएगा और आपको ये भी दिख जाएगा, तो आप क्या समझेंगे उसको, तो आप समझेंगे आप
कि वृद्धि संधि है, जहाँ किसी भी शब्दों में दो मात्राओं का प्रयोग होगा। जैसे हम और समझते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं कुछ और, जैसे सदैव हो गया, तो इसकी पहचान कैसे की हमने? दो मात्राओं से की। एक होता है आपका परमोज, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? औ का प्रयोग हुआ है। अब ये हो जाएगा तथैव। तथैव में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? ऐ का प्रयोग हुआ है। ऐसा ये हो जाएगा एकैक। एकैक में कौन सा मात्रा का प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। जैसे 1 + 1 तो एकैक हो गया, इसमें आपका प्रयोग हो गया ए की मात्रा। उसी तरह से आपका हो जाएगा वनो उस ये परमोज, तो परम में क्या होगा? परम प्लस ओज, इसका हम संधि करेंगे तो क्या होगा? परम प्लस ओज, तो क्या प्रयोग हो गया हमारा? ओ का प्रयोग हो गया। इसी तरह तथा का क्या होगा? तथैव जैसे है, तथा प्लस एव, तो इसमें क्या प्रयोग हो गया? आपका ए की मात्रा का प्रयोग हो गया। तो आप किसी भी शब्दों में दो मात्राओं का प्रयोग देखेंगे तो सीधा सा वो कहेंगे कि वृद्धि संधि का ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन क्या पूछा गया पैराग्राफ में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विस शब्द का परिवाची शब्द है। ऑप्शन दिया ए वसु, बी है अर्णव, सी है उरग, डी है अगरल। गरल, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। गरल इसका क्या है? विष के परिवाची शब्द है। तो अब हम ये भी समझते हैं कि विष को अन्य परिवाची शब्दों से किस किस नाम से जानते हैं। विष के अन्य परिवाची शब्द कौन से होते हैं? एक तो हो गया हमारा गरल, दूसरा होता है जहर, तीसरा हो जाएगा व्याल, उरग नहीं कहेंगे, उरग विष का एक हो जाएगा हमारा कौन सा? व्याल। भुजंग को भी हम विष का परिवाची शब्द मानते हैं। साप, अही, नहीं, सॉरी, ये हमारा हो जाता है, ये सब सांपों का संधि विच्छेद है। सांपों का हम परिवाची शब्द बताने लगे, तो हमने बताया था विष का, तो गरल, जहर, और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका हलालल। ये क्या हो गया? हमारे विष का हो गया। उसी तरह से सर्प का परिवाची शब्द क्या होगा? तो सांप, भुजंग, उरग भी किसका है? सांप का परिवाची शब्द है। ठीक है। ये फड़ी भी सांप का परिवाची हो जाएगा। नाग भी आपका सांप का परिवाची शब्द हो जाएगा। व्याल भी आपका सांप का परिवाची शब्द हो जाएगा। तो विष के कौन कौन से होंगे? गरल, जहर, हलालल। सांप का क्या से होगा? सांप, भुजंग, उरंग, फड़ी, नाग, व्याल हमारे किसके हैं? ये आपके परिवाची, तो सर्प के हो जाएंगे परिवाची शब्द। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि विरोधी शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन दिया ए वाहक, बी है अविरोधी, सी है शत्रु, डी है समर्थक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी, इसका क्या हो जाएगा हमारा? समर्थक इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। किसका? विरोधी का क्या होगा? समर्थक विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। किससे आशय है? ऑप्शन देखते दिया ए मन की दशा से, मन से दशा, बी है मन की दशा, सी है मन पर दशा, डी मन को दिशा। तो मनोदशा शब्द किससे आशय होगा? तो मन की जो दशा होती है, मनोदशा से शब्द का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि मनुष्य शब्द है। ऑप्शन ए है अव्यय, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य शब्द कैसा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा आता है गद्यांश के क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर बार आते हैं। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है कि इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है, जो राष्ट्रता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती, यह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, वही उन्हीं के कारण
वह वसुंधरा कहलाती हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन्म सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं, उसमें उच्च और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और उनके धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। ये हमारा हो गया पैराग्राफ, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अमूल्य का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया ए, जिसका कोई मूल्य ना हो, बी, जिसका मूल्य बराबर कम हो, सी है जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, डी है जिसका मूल्य न आका जा सके। तो अमूल्य का अर्थ किससे संबंधित है, तो जिसका मूल्य न आका जा सके हमारा क्या हो गया, अमूल्य का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधिया शब्द का एक वचन होगा। ऑप्शन ए निधि, बी निधि, सी निधि, डी है निधि। तो हमारा निधि तो सबको एक प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन निधिया का एक वचन क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ए होगा आपका इसका, सी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि निधिया का निधि आंसर आपका एक वचन हो जाएगा। उसी तरह से कमरा का, एक कमरा क्या हो गया हमारा, ये एक वचन हो गया, तो इसका बहुवचन क्या होगा, कमरे। युवा का, युवा क्या हो गया हमारा, ये एक वचन हो गया। युवा वर्ग क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा बहुवचन। उसी तरह से वधु क्या होगी हमारी, ये हो जाती है एक वचन, और वधुए ये क्या होगी हमारी बहुवचन। राह क्या होगी हमारे एक वचन, राहे हो जाएंगे हमारे बहुवचन। इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलने के ये होते हैं शब्द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से क्वेश्चन है कि उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन दिया, ए संभाव्य भविष्य, बी है सामान्य वर्तमान, सी है संदिग्ध वर्तमान, डी है आसन भूत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी सामान्य वर्तमान, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव शब्द है। ऑप्शन दिया, ए स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है नपुंसकलिंग, डी है उभयलिंग। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। भाव कैसा शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है हमारा भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन दिया, ए है निश्चित, बी है एकत्र, सी है चकित, डी है निर्जीव। तो अचेतन का शब्द क्या हो सकता है, तो निर्जीव इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन दिया, ए विवरण चिन्ह, बी है अवतरण चिन्ह, सी है योजक चिन्ह, डी है लोप चिन्ह। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे माता और पिता, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग किए, योजक चिन्ह का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका, सी योजक चिन्ह इसका राइट हो जाएगा आंसर। भाई और बहन, लाभ और हानि, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है हमारा वो चिन्ह क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाक के तीन पात लौकिक का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया, ए सबसे अलग विचार रखना, बी है समय अनुसार कार्य करना, सी है सदा एक सी स्थिति बने रहना, डी है सीमातीत कल्पना करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका सदा एक सी स्थिति बने रहना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन दिया, ए है घड़ों पानी पड़ना, बी टोपी उछालना, सी है घोड़े बेचकर सोना, डी है डंका बजाना। तो बहुत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।